शिमला में एक स्कूल की इमारत है जो आप इस हालत में देख रहे हैं। ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है। दरअसल पहाड़ों में निर्माण के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन वो नियम कायदे क्या सालों साल एक से रहते हैं? क्या एक सरकार से लेकर दूसरे सरकार तक एक से रहते हैं? क्या लोग उनका पालन करते हैं उन नियमों का? ये सारे वो सवाल हैं जिन्हें सरकार से लेकर एक आम इंसान को पूरी ईमानदारी से जवाब देना होगा। पर्यावरणविदों के अनुसार शिमला पश्चिमी हिमालय में बसा हुआ एक ऐसा शहर है जहां कोई भी बड़ा प्राकृतिक हादसा होने का डर सबसे ज्यादा है। शिमला तीव्र भूकंप जोन, भूस्खलन जोन, सिंकिंग जोन यानी धंसने के खतरे वाला क्षेत्र और टोरेंशियल रेन यानी भयंकर बरसात के क्षेत्र में आता है। अगर यही काफी नहीं था तो गैर कानूनी और अनियंत्रित निर्माण ने इस खूबसूरत हिल स्टेशन के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहाँ पे तो जो लैंडस्लाइड हुआ है इसका बेसिक तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है और वाटर डिस्चार्ज का मैनेजमेंट जो है वो बिल्डर ने प्रॉपर नहीं किया था और हैवी रेन के कारण पानी ज़्यादा आ गया, उसने नीचे स्लोप को डिस्टेबलाइज कर दिया, उसके कारण ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो क्या शिमला में निर्माण और विकास कार्य के लिए कभी कोई प्लान नहीं बनाया गया, या फिर हर 5 साल में बदलती सरकारों के बीच नियमों की निरंतरता नहीं रही? यहाँ पे जिस तरह पहले बताते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने यहाँ पर जो शिमला को मेनली जो बसाया था वो सिर्फ 25,000 लोगों के लिए बसाया था। और उसके बाद जैसे संख्या बढ़ने लगी उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहा, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, स्टेट गवर्नमेंट रही, सेंट्रल गवर्नमेंट रही, उन्होंने कोशिश करी कई बार रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। कई बार जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं जिस तरह से मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, उनको कुछ को पहले 2.5 मंजिल का था 3 मंजिल किया और उसके कोर्ट ने भी स्टे कर दिया। कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई थी, लोगों ने जो मैप से अप्रूव्ड मैप थे उससे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। राज्य सरकार ने शिमला में इंटरिम डेवलपमेंट प्लान 1979 में ही नोटिफाई किया था, लेकिन अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई। बदलती सरकारों ने अवैध निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए 34 बार इस प्लान में संशोधन किया। उल्लंघन करने वालों को छोटी मोटी पेनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता था। इस बारे में मैंने कई बार बोला, राज्य सरकारों को भी कहा है और उनको लेटर भी लिखे हैं, और लेकिन नहीं, वो उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। कोई साइंटिफिक रिसर्च है, उनके बेसिस पे मैं कह रहा हूं। अब तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब आप कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, नेचर को कोस रहे हो। भाई बड़े अफसोस की बात है। 90 के दशक में शिमला की सूरत बदलने लगी। देवदार के पेड़ों को गिराकर इमारतें बनाई जाने लगी। जाखू, छोटा शिमला, न्यू शिमला जैसी जगहें कंक्रीट जंगल में तब्दील हो गए। हालांकि 2000 में राज्य सरकार ने 17 इलाकों को ग्रीन जोन में रखकर निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया, पर 1997 से 2017 के बीच 17 रिटेंशन पॉलिसी बनाई गई, जिनका मकसद दरअसल अवैध निर्माणों को वैध करना था। 2016 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विवादित हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि ये शिमला में 25,000 गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए ही लाया गया था। हालांकि 2017 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। नवंबर 2017 में ही एनजीटी की एक रूलिंग से शिमला में हर तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लग गया। इमारतों की ऊंचाई भी निर्धारित कर दी गई। लेकिन अब जो त्रासदी शिमला पर आई है उसको देखकर कहा जा सकता है कि शायद देर हो गई। आपको कुछ बताया कि यहाँ से आप खाली करें तो कहाँ जा कर रहे हैं? ऐसा कुछ ही नहीं बताया। नहीं बताया। आप कहाँ जाएंगी? तो वही है, मैं तो यही पूछ रही हूँ, कहाँ जाएंगे? कोई जगह नहीं है अभी तो। कुछ ऐसा बताया नहीं हमारे को कि वहाँ जाओ। चलो वो तो हमारा अपना है कि चलो हम रिश्तेदारी में जाए, कहाँ जाए। हाँ। ऐसा कुछ ही नहीं। पर सरकार ने कोई जगह नहीं बताई। अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं। हालात इतने खतरनाक हो गए कि जोशीमठ की तरह अब शिमला में भी कई जगह दरारें नजर आने लगी।
वहां से जो क्रैक होता हुआ हम देख रहे हैं, इसको सीमेंट करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तक आ गया, हाँ। ये पूरा ये फट गया पूरा सारा। आप कह रहे हैं कि ये ऊपर से और आने की संभावना पूरी है जी इसकी, क्योंकि जैसे बारिश लगेगी तो ये नहीं रुकेगा, ये 100% नीचे आने की संभावना पूरी है इसकी। जब जिम्मेदारी से काम करना था तब ढील दे दी गई, अब हालात बेकाबू हो गए तो जिम्मेदारी किसकी है, ये तय कैसे होगा?